2508. Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. ठीक ठीक है. Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. आज हम वो जो टॉपिक पहले वाला प्रीवियस टॉपिक था टाइम रिस्पांस एनालिसिस, उसी की कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं. देखिए, इस कंट्रोल सिस्टम में एक ख़ास बात यह है कि बगैर प्रीवियस चैप्टर को स्टडी किए आगे बढ़ने या समझने में दिक्कत होती है. तो ये कंट्रोल सिस्टम की ख़ास बात होती है कि बगैर प्रीवियस चैप्टर को हम जाने समझे तो आगे नहीं बढ़ सकते, समझ में नहीं आएगा. वैसे भी ये चैप्टर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है. डिप्लोमा पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. इसमें सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें जाननी है. इसमें जो इस टॉपिक में है काफ़ी हाई लेवल की मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, क्योंकि अब इसमें हमने अभी तक लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखा था, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का भी है, उसके बाद इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का भी यूज़ इसमें बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है और भी अलजेब्रा के बहुत से फार्मूलों का यूज़ पड़े इसमें जो है. तो उसी को हम आगे बढ़ते हैं. भाई, उस दिन जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि स्टेडी स्टेट एरर क्या होती है, उसको कैसे निकालते हैं, स्टेप इनपुट से, रैम्प से, पैराबोला इनपुट से कैसे निकालते हैं. उसी को लेकर हम आज आगे बढ़ रहे हैं. टाइम रिस्पांस एनालिसिस. टाइम रिस्पांस का मतलब ये होता है कोई भी कंट्रोल सिस्टम, जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा है, टाइम रिस्पांस ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज डिफाइंड एज हाउ अ सिस्टम बिहेव्स इन अकॉर्डेंस विद टाइम व्हेन द स्पेसिफाइड टेस्ट सिग्नल इज अप्लाइड टू इट. यानी किसी भी आप अभी तक आपने जो टेस्ट सिग्नल डिफरेंट आपके पढ़े थे, पल्स, इम्पल्स, रैम्प, पैराबोलिक, उसमें से कोई भी सिग्नल जो है जब हम किसी कंट्रोल सिस्टम को देते हैं तो कैसे रिस्पांस करता है टाइम के साथ साथ, उसी को हम बोलते हैं टाइम रिस्पांस. टाइम रिस्पांस एनालिसिस. तो उसी के कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं. आज टाइम रिस्पांस के डेफिनेशन देखेंगे हम. टाइम रिस्पांस ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम मीन्स as how a system behaves in accordance with time when a specified input test signal is applied to the systems. समझ रहे ना. यानी कोई भी कंट्रोल सिस्टम जो होता है, कोई पर्टिकुलर इनपुट, या इनपुट मीन्स वही रैम्प, पैराबोलिक, स्टेप फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन, वो सब, उसमें से कोई भी एक इनपुट हो, अगर उसको हम अप्लाई करते हैं कंट्रोल सिस्टम में तो टाइम के साथ वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, यही हमारा कहलाता है टाइम रिस्पॉन्स ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम. तो ग्राफ आपको दो ग्राफ इसमें दिखाई दे रहे होंगे. दिखाई दे रहा है ना, दो ग्राफ. Yes, sir. हाँ, तो देखिए, ये जो ग्राफ आपका है, ये वाला ग्राफ जो है, ये हमारा इनपुट ग्राफ है, और ये जो हमारा है उसका जो है एक कंट्रोल सिस्टम का आउटपुट. जो इस तरह का इनपुट देंगे तो कंट्रोल सिस्टम कैसे बिहेव करेगा उसका पूरा रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है. तो देखिए, जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है, ये जो रिप्रेजेंट करता है कि सिस्टम का हमारा नेचर क्या है, और स्टेडी स्टेट रिस्पांस ये रिप्रेजेंट करता है हमारा सिस्टम कितना एक्यूरेट है, यानी एक्यूरेसी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है. अच्छा, इसको देखिए आप, जो हमारा ये है, हमने इसको दिया है एक रैम्प इनपुट, ये पैराबोलिक, ये स्टेप इनपुट दिया है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है टाइम के साथ, ये इनपुट है, और ये उसका जो है ये आउटपुट है. ये देखिए, बिल्कुल इसको ज़रा देखिए, इस तरह से होता है. आपने एनालॉग इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी में यूज़ किया होगा, उसमें चाहे वोल्ट मीटर हो, अमीटर हो, और या वाट मीटर कोई भी हो, जब उसको किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो जाकर के सडनली जो है उस पर्टिकुलर रीडिंग पे स्टॉप नहीं हो जाता है, या इंडिकेट नहीं डायरेक्टली करता है, वो कुछ देर के लिए जो है वो वाइब्रेट करता है, या इसको कहते हैं ऑसिलेट करता है. तो ये सिस्टम आपका वही है एक तरह से. ये देखा आपने, यहाँ चेंज हुआ, कुछ ज़्यादा पीक थी, यहाँ था थोड़ा सा पीक कम हो गई, और पीक कम हो गई, यहाँ पे और पीक कम हो गई, यहाँ पर और पीक कम हो गई, यहाँ पर, और फिर आखिर में जो पैटर्न बार बार चेंज हो रहा था, कुछ टाइम के बाद जाकर के वो चेंज हो गया है. तो यहाँ से यहाँ तक जो है, यानी इससे लेके यहाँ तक, ये हमारा है ट्रांजिएंट रिस्पांस, और इस पॉइंट से आगे जो हमारा कहलाता है वो स्टेडी स्टेट रिस्पांस है. देखिए, इसमें लिख भी दिया मैंने, ट्रांजिएंट रिस्पांस एंड स्टेडी स्टेट रिस्पांस. तो ये ग्राफ समझ में आ गया ना. ग्राफ आप लोगों को समझ में क्लियर हो गया, ग्राफ क्या है, ये ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या है, या फिर स्टेडी स्टेट रिस्पांस क्या है. ओके, नाउ वी आर प्रोसीड. ये कैसे दूसरा चैप्टर क्या पढ़ता, ये नहीं आ रहा है. चलिए ठीक है.
तो ये तो था टाइम रिस्पॉन्स की डेफिनेशन थी। अब आपके जो मेन कोर्स है उसमें ये दिया हुआ है टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम विद यूनिट स्टेप इनपुट। ये टॉपिक वही है, यानी टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, जब हम उसमें इनपुट सिग्नल या स्पेसिफाइड सिग्नल जो हमारा है वो यूनिट स्टेप फंक्शन है, उस तरह को हम दे रहे हैं। तो देखिए ये हमने एक तरह से एक सबसे अच्छा टाइप एंड ऑर्डर मैंने बताया था। अब हमें यहाँ पे टाइप तो नहीं लेकिन ऑर्डर है, ऑर्डर का बताया था। जो ट्रांसफ़र फंक्शन का जो डिनोमिनेटर का पार्ट होता है उसका, उसमें एस का हाईएस्ट पावर कितना होता है। अगर एस का हाईएस्ट पावर 1 है तो कहलाएगा उसका ऑर्डर 1 होगा। अगर हाईएस्ट ऑर्डर पावर अगर 2 है तो टाइप 2 ऑर्डर 2 सिस्टम कहलाएगा। तो हियर वी सी दैट द हाईएस्ट पावर ऑफ एस इज S1 है ये। तो ये क्या है, ये ऑर्डर ऑफ द सिस्टम जो है हमारा 1 है। और ये उसका एक ब्लॉक डायग्राम है, सिंपलेस्ट ब्लॉक डायग्राम। ये जो हमारा रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम ऑफ ऑर्डर 1। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये देखिए, पहले इसका हम ट्रांसफर फंक्शन निकाला है। ट्रांसफर फंक्शन मीन्स आउटपुट अपॉन इनपुट प्रोवाइडेड ऑल द इनिशियल कंडीशंस आर 0। तो जब अगर हमने इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाला है तो ये निकल कर गया है 1 अपॉन एस टी प्लस 1। अच्छा, टी यही है कांस्टेंट है, ये जो कि आपका टाइम कांस्टेंट कहलाता है। टाइम कांस्टेंट मीन्स इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म R इंटू सी, R इज द रेजिस्टेंस एंड C इज द कैपेसिटेंस। अब इसमें देखा हमने CS को निकाल लिया। देखिए टोटल ये मैथमेटिक्स है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा अगर पढ़े होंगे आप लोग और जानते होंगे लैप्लास ट्रांसफर, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज थोड़ा दिक्कत तो होगी ही, क्योंकि ये सबसे कंट्रोल सिस्टम का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है। ये थोड़ा इसको समझने में दिक्कत होती है ये। तो ये हमारा रहा CS मीन्स हमारा आउटपुट है, ये R जो है इनपुट है और ये जो है हमारा उसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। तो अगर इसमें हम CS देखा हमने तो इसको आ गया है 1/s इंटू टी अपॉन एस टी प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई किया, यानी यही फॉर्म जो है, यही फार्मूला हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, इसको हमें इस फॉर्म में मिला है। अब हम इसमें एक अलजेब्रा का एक फार्मूला आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा होगा ना, आंशिक भिन्न जिसको बोलते हैं। मैथमेटिक्स में इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा या आप यहाँ पॉलिटेक्निक में पढ़ा होगा अपने फर्स्ट ईयर में। इसको हमने क्या किया, हाँ इंटर में पढ़ा होगा, पार्शियल फ्रैक्शन किया है। तो उसी को, यानी इसी को हमने जो है ये फ्रैक्शन है, इसको हमने पार्शियली थोड़ा ब्रेक कर दिया है। इसमें जब ब्रेक हमने किया है तो हमारा जो ये सिस्टम निकल करके, जो सिस्टम का जो दूसरा फॉर्म निकल करके आ रहा है, हमने लिख दे दिया है अभी बाय यूजिंग द लैप्लास, बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन। जो अपने पार्शियल फ्रैक्शन इसको जो आपने इसको ब्रेक किया है तो CS हमारा आया है 1/s माइनस, जैसे है ना ये 1/s माइनस 1/s प्लस 1/t। ये हमारा फाइनल जो है पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। सिंप्लीफाई इसलिए कर दिया गया है क्योंकि उतने बड़े सिस्टम का हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको, ये जो 1/s है इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, ये इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, 1/s किसका है, यूनिट स्टेप का है ना ये भाई। ये जो 1/s इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द यूनिट स्टेप फंक्शन, मीन्स द फंक्शन ft इज इक्वल टू 1 for t इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज इक्वल टू 0 for t इज लेस देन 0, वो वाला सिस्टम है। अब हमने इसको क्या किया है, इसका हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला है। जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला है तो हमारा निकल करके आया है कि CT इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर t अपॉन कैपिटल T एनी टाइम्स, और T इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। अब हमने इसको क्या निकाला है, एरर निकाला है, यानी स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर जो है थोड़ा इसको बैक करना पड़ेगा, पटेल साहब इसको बैक करना पड़ेगा। स्टेडी स्टेट एरर मैं जैसे बताया था, छोड़ दीजिए बस इसको। देखिए स्टेडी स्टेट एरर ये हमारा एरर सिग्नल है, यही तो आया है, ये सिग्नल आया है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस, ये एरर सिग्नल आया है। मीन्स एरर सिग्नल इज इक्वल टू RT माइनस CT एंड दैट इज इक्वल टू, अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, चेंज इसको, जब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो E आएगा, यानी स्टेडी स्टेट जो एरर सिग्नल आएगा, e टू द पावर माइनस t अपॉन t। अब स्टेडी स्टेट एरर के लिए हमें फाइनल वैल्यू थ्योरम लगानी पड़ेगी।
पायलम वैल्यू थ्योरम के लिए है या तो एस टेंड्स टू जीरो या लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब चूंकि टाइम डोमेन में हम निकाल रहे हैं, एस डोमेन में नहीं है, तो ई एस एस मीन्स स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी, और इसको लिमिट लेकर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द जीरो। मीन्स स्टेडी स्टेट एरर ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम विद यूनिट स्टेप फंक्शन इज जीरो। अब देखिए ग्राफिकली इसको थोड़ा देखने की, देखिए जरा सा ग्राफिकली मैंने यहाँ देखिए लिख दिया है टी इज द टाइम कांस्टेंट, टी इज द टाइम कांस्टेंट। अच्छा अब इस पर देखिए इसका जो सबसे जो बड़ा जो फीचर है ये देखा आपने, जब टी हमारा 1 है यानी टी यानी जो टाइम है, ये जो टाइम है हमारा एक टाइम कांस्टेंट के बराबर है, तो सिस्टम हमारा पहुंचता है कितने पर, ये 63% पे पहुंचता है, ये 63% पे पहुंचता है। और अगर हमारा टी यानी 4t अगर 4t के बराबर है तो ये 98% यानी 0.98 पर पहुंचता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन वन टाइम कांस्टेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द output time response is equal to 63%, but in 4 time constant it is equal to 98%. तो ये कहने का मतलब हुआ कि a decrease in the value of the time constant of a control system shows that steady state error reaches easier, means lower the time constant faster is the time response। ये इसका है, देखिए इसको जो है ये जो ग्राफ दिखाया गया है इसमें दो, इसको देख लिया आपने, ये एक टाइम कांस्टेंट जब टी एक टी है यानी एक टाइम कांस्टेंट है तो 63 पर हुआ है, और उसी को 98% पहुंचने में 4t लगा हुआ है। तो इसीलिए कहा जाता है कि द लोअर द टाइम कांस्टेंट फास्टर इज द टाइम रिस्पॉन्स। तो ये हमारा जो है कंट्रोल सिस्टम का जो रिस्पांस होता है फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक ब्रीफ है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो किताब मैं तो रिकमेंड करूँगा नागराथ एंड गोपाल की बुक देख लो आप लोग, सस्ती भी है, 500-600 की बुक है, ये मिल जाएगा उसमें, नागराथ एंड गोपाल की सबसे अच्छा ये उसी से ये लेक्चर ये लिया गया है, उसी से मैंने उसी को थोड़ा स्टडी करके मैंने आप लोगों को बताया जो आपके उसका था। ये आपके कोर्स में सिर्फ 2 ही है, और 2 ही है, और ये भी है कि 2 ही है, उसमें एक ही इनपुट है दोनों में, यानी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है वो ड्यू टू द इनपुट स्टेप फंक्शन, और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है ये भी ड्यू टू यूनिट स्टेप फंक्शन, यानी दोनों में ही जो हमारा इनपुट सिग्नल है वो यूनिट स्टेप फंक्शन दिया गया है, यानी यूनिट स्टेप सिग्नल दिया गया है। सेकेंड ऑर्डर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थर्ड ऑर्डर और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। थर्ड ऑर्डर तो आप बीटेक में डिप्लोमा लेवल में ये कोर्स के बिल्कुल आपके है नहीं है, और सेकेंड ऑर्डर तक था, हालांकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपको देखने के लिए आपको मैथमेटिक्स का फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। मैंने इसको लिख दिया, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप इसको स्टडी कर लो, क्या जो मैंने लिखा है आपके समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है, यानी टाइम जो बताया मैंने लिखा हुआ है टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम व्हेन अ यूनिट स्टेप फंक्शन इज गिवन टू इट। ये सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है, इसको अच्छी तरह देख लीजिए, सिंपलेस्ट ब्लॉक डायग्राम है ये, हालांकि और भी इससे कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, लेकिन इट इज़ द सिंपलेस्ट ब्लॉक डायग्राम है ये, सिंपलेस्ट ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। सेकेंड ऑर्डर क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखेंगे कि जो एस का जो मैक्सिमम पावर है कितना है, एस है, एस का 2 है ना, इसलिए ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज 2। दिखाई दे रहा है ना ये इतना, ये देखो आप इसमें जो नीचे जो डिनोमिनेटर है, फिर जो डिनोमिनेटर से ही अगर इसको इक्वल कर दोगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा। तो डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है वो है s टू द पावर 2, सो इट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ ऑर्डर 2। ये ऑर्डर 2 कंट्रोल सिस्टम का जो है ये ट्रांसफर फंक्शन है। इसमें बस हमने थोड़ा मैनिपुलेशन किया, जो CS अपॉन RS था जो ट्रांसफर फंक्शन था, नाउ इट इज इक्वल टू CS इज इक्वल टू, तो RS से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। RS हमारा वही है इनपुट सिग्नल है, जो देखिए पहले शुरू से जो दिया जा रहा है, ये यही तो इनपुट दिया जा रहा है ना, ये हमारा है इनपुट स्टेप फंक्शन है, यानी उसकी वैल्यू सिंपली 1 है, और 1 है तो अगर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये हो जाएगा 1/s। अच्छा इसके बाद आप लोग सीधे, क्योंकि देखिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इसमें, आप लोग देख लो जरा, 1 मिनट में टाइम दे रहा हूँ, इसको देख लो क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने बुक से सीधे लिखता गया है, मैं लिखा हूँ और हालांकि मुझे समझ में आ गया, हम लोग पढ़े भी हैं, थोड़ा आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगी। वैसे उतना इसका किसी का डेरिवेशन नहीं आपके कोर्स में है, इसमें लिखा भी है आपके सिलेबस में, देखो किसी का भी डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, क्योंकि बगैर डेरिवेशन थोड़ा बहुत बताया आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप ही पूछ लोगे कि ये है, मैंने इस स्टेप को लिख लिया, फिर ये देखोगे ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, तो यू विल आस्क द क्वेश्चंस। तो इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसको लिखता गया हूँ मैं, और
फिर लास्ट में जो आपका आया है सी टी जो आया है, यानी जो हमारा आउटपुट इक्वेशन आया है टाइम डोमेन, टाइम रिस्पॉन्स में, ये हमारा टाइम सी टी जो है टाइम रिस्पॉन्स है, इसलिए इसको टाइम रिस्पॉन्स कहते हैं क्योंकि इसमें एस डोमेन नहीं है बल्कि टाइम डोमेन है ये, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द टाइम रिस्पॉन्स। ठीक है, विजिबल है। तो आपने देखा कि जो सी एस है और ये वाला इक्वेशन जो आया है इसी का हमने पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करने के बाद आया है ये। फिर इसको हमने क्या किया है, अब हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन किया है। जैसे इसमें लिखा हुआ है ये ओमेगा डी, ये है ओमेगा डी। ओमेगा डी क्या है, ओमेगा एन क्या है और ये ईटा क्या है, इसको मैं बाद में बताऊंगा मैं, क्योंकि बुक में भी ऐसे ही बताया जाता है, क्योंकि अभी आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल अभी देखते रहिए ओमेगा डी और ये ओमेगा एन एंड ईटा, दैट इज कॉल्ड द ईटा, ये क्या है इसको आई विल टेल यू लेटर ऑन। देखिए इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के लिए, ये आ गया है। फिर अब इसके बाद हमने और थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया है, तो ये इक्वेशन निकल करके सी एस जो आया है फाइनल ये आया है। अब इसका हमने क्या किया है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है। ये जो सी एस है यानी एस डोमेन में है, इसको हमने टाइम डोमेन में चेंज कर दिया है बाय टेकिंग द इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। जो ये पूरा इक्वेशन है इसको इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया गया है। जब हमने इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है मीन्स इसको हमने एस डोमेन को टाइम डोमेन में चेंज कर दिया है, देन सी टी मीन्स टाइम डोमेन जो सी एस था अब वो सी टी हो गया, टाइम डोमेन में आ गया है। 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ईटा ओमेगा एन टी इंटू कॉस ओमेगा डी टी माइनस ओमेगा ये ईटा ओमेगा एन अपान ओमेगा डी इंटू ई टू द पावर माइनस ईटा ओमेगा एन टी इंटू साइन फाई टी। इसको जब हमने और सिंप्लीफाई किया तो हमारा एक रिलेशन आया निकल करके, ये रिलेशन आया है, मीन्स सी टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ओमेगा एन टी अपान 1 माइनस ओमेगा डी इंटू इन ब्रैकेट ये 1 माइनस ईटा इंटू कॉस ओमेगा डी टी माइनस इट इज प्लस ओमेगा एन डी टी। तो ये इक्वेशन निकल कर गया, इसको आप लोग देखते रहे, हालांकि इतना डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं आएगा, बता दे रहा हूँ मैं पहले ही से। तो अब आपके कोर्स में जो है नेक्स्ट चेंज जो निकल करके आया है, हमने फिर कुछ सब्स्टिट्यूशंस किया गया है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बगैर सब्स्टिट्यूशन के आप निकाल नहीं पाओगे। या तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना करके सॉल्व करो, डिफरेंशिएट करो एस को जो है ये, फिर ये जो हमारा आएगा एक रिलेशन आएगा, ये आएगा कि साइन फाई इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा स्क्वायर दिस वन एंड कॉस फाई इज इक्वल टू ईटा। देन सी टी मीन्स द आउटपुट इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू, ये रिलेशन आ रहा है, इसको देख लीजिए आप लोग, ये है। पेन क्यों नहीं चल रही, ये आ रहा है, चलिए ठीक, कोई जरूरत है पेन ना, कोई बात नहीं। मीन्स सी टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर ईटा ओमेगा एन टी अपॉन 1 माइनस 1 प्लस ईटा स्क्वायर इंटू साइन फाई कॉस ओमेगा डी टी प्लस कॉस फाई साइन ओमेगा डी टी। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे साइन ए प्लस बी वाले फार्मूले से तो हमारा एक रिलेशन निकल करके आएगा, ये आएगा। और स्टेडी स्टेट एरर जो होती है, अगेन स्टेडी स्टेट एरर, ई टी इज इक्वल टू आर टी माइनस सी टी, एंड बाई यूजिंग दिस फार्मूला द स्टेडी स्टेट एरर and applying the final value theorem we get these relations। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड का, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस। ना किस तरह का रिलेशन आपका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए स्टेप बाय स्टेप ये बताया गया है ये। तो अब यहाँ पे देखिए जो मैंने बताया था कि ये ओमेगा एन ओमेगा डी ईटा ये सब क्या है, उसको मैंने यहाँ पर इस टर्म को लिख दिया है। ओमेगा एन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओमेगा डी जो आया है, ओमेगा डी दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन 1 माइनस इन ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस ईटा स्क्वायर, इट इज कॉल्ड डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, इट इज कॉल्ड डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। एंड ईटा इज इक्वल टू डैम्पिंग रेशियो, जो ईटा ये आया है, जो ये ईटा जो है इस तरह के रिलेशन यूज किया गया है, इट इज कॉल्ड ईटा, जो ग्रीक लेटर में है ये ईटा है, इसको डैम्पिंग रेशियो कहते हैं। एंड ईटा ओमेगा एन इट इज कॉल्ड डैम्पिंग फैक्टर और इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड द डैम्पिंग कोफिशिएंट्स। ये टर्म है, और आपको जो जानने वाली चीज़ें हैं बेस ये सब बताने के लिए आपको ये बताया, क्योंकि आपको बताया है आपके कोर्स में है कि सिस्टम कब डैम्प्ड होता है, कब क्रिटिकली डैम्प्ड होता है। अच्छा, इफ ईटा इज लेस देन 1 देन द कंट्रोल सिस्टम इज अंडर डैम्प्ड।
इफ, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। इफ ईटा इज लेस देन 1 देन द सिस्टम इज अंडर डैम्प्ड। इफ ईटा इज इक्वल टू 1 देन इट इज क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड समझ रहे हैं ना, क्रिटिकली डैम्प्ड मीन्स इससे अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो ओवर डैम्प्ड हो जाएगा, कम हो जाए तो अंडर डैम्प्ड हो जाएगा। इफ ईटा इज इक्वल इज ग्रेटर देन 1, ये जो लिखा हुआ है इफ ईटा इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 1 होना चाहिए था, यहाँ पे 1, ईटा इज ग्रेटर देन 1 देन इट इज, if eta is equal to 1 then it is critically damped. If eta is 0 then it is under damped, sorry undamped, under damped नहीं undamped है ये। ईटा अगर 0 हमारा होता है तो कंट्रोल सिस्टम हमारा ये अनडैम्प्ड है। तो अनडैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड एंड ओवर डैम्प्ड, ये 4 कंडीशंस होती है। ये सब जो है आपका ईटा पे डिपेंड करती है। जो ईटा यानी ईटा जो आपका है ये डैम्पिंग रेशियो है, डैम्पिंग रेशियो है, ये उस पर डिपेंड करती है ईटा पर। ईटा अगर 1 से कम है अंडर डैम्ड, 1 से ज़्यादा है तो ये है 1 से ज़्यादा है तो ये है ओवर डैम्ड, अगर 1 है तो क्रिटिकली डैम्ड है। अच्छा देखिए, इसको मैंने सब ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया है, कब हमारा सिस्टम जो है ओवर डैम्ड है, कब अंडर डैम्ड है, कब क्रिटिकली डैम्ड है, कब अनडैम्ड है। ये देखिए, ये हमारा सिस्टम क्या है, यहाँ पे सिस्टम हमारा ईटा इज लेस देन 1 देन इट इज सिस्टम इज अंडर डैम्ड, अंडर डैम्ड है। और ये ईटा हमारा 0 है तो ये क्या है, अनडैम्प्ड है। ये जो है अंडर डैम्प है, ये अनडैम्प, अनडैम्प मीन डैम्पिंग है ही नहीं, डैम्पिंग उसमें 0 है। डैम्पिंग फोर्स या डैम्पिंग टॉर्क जो भी होता है इंस्ट्रूमेंट्स में वो 0 है। और अगर ये हमारा 0 है तो ये कहलाता है हमारा ओवर डैम्प्ड है। इफ ईटा इज ग्रेटर देन 1 देन इट इज ओवर डैम्प्ड। और ये जो ग्राफ है देखिए, ये वाला लाइन हमने ये थोड़ा गलत बना, ग्राफ ये बना था, हमने इसको कैंसिल कर दिया इस लाइन को। मेन ग्राफ हमारा है ये इफ ईटा इज इक्वल टू 1 देन इट इज क्रिटिकली डैम्प्ड। तो चारों कंडीशंस का ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, अनडैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड वो ग्राफिकल फॉर्म में आ गया है। हो सकता है कि दे दे ग्राफ से मैच करने को भी दे दे कि कौन सा सिस्टम है, ए बी सी को मैच, ए और बी कॉलम को दोनों को मैच करने के लिए दे दीजिए। तो ये सिस्टम थोड़ा सा ये बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ना कि डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके बुक में लिखा हुआ है कि नो नीड ऑफ डेरिवेशन। लेकिन बगैर डेरिवेशन आप ये क्वेश्चन पूछते कि ये कैसे आ गया, अचानक ये कैसे आ गया, तो उस तरह की बात अब नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब जो है हम दूसरा टॉपिक पे आते हैं। एक है स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रांजिएंट रिस्पांस। हालांकि आपके कोर्स में सिर्फ जो है बेसिक आइडिया ऑफ डिले टाइम, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम है, लेकिन हमने मैक्सिमम ओवरशूट और पीक टाइम एंड राइज टाइम सब बता दिया है इसमें जो है ये। अब देखिए, एक ग्राफ है जो कि ट्रांजिएंट रिस्पांस इसका बनाया गया है ये, जबकि इनपुट यूनिट स्टेप इनपुट देते हुए ये ग्राफ ये जो है उसका स्पेसिफिकेशन है, नोट कर लीजिए स्पेसिफिकेशन है। इसी स्पेसिफिकेशन से आपको कुछ आइडियाज़ मिलती हैं डिले टाइम का, राइज टाइम का, सेटलिंग टाइम का, एट्सेट्रा। अब इस ग्राफ को देखिए आप, जो पहले हमने ड्रा किया था उसी को थोड़ा सा हमने वो बढ़ा दिया है इसको। देखिए, ये हमारा टाइम है, ये टाइम एक्सिस है ये, और ये हमारा है उसका जो आउटपुट यानी CT है। अब टाइम डोमेन, एस डोमेन में नहीं आ रहे हैं हम, टाइम डोमेन में आ रहे हैं हम ये। तो हमने इसको ग्राफ किया है, जब हमने उसको हमने स्टेप इनपुट, यूनिट स्टेप इनपुट दिया है, यानी यहाँ देखिए ये 1 है, यानी इनपुट जो ये है जो आपकी सॉलिड लाइन्स है ये है 1 है, और इसके ऊपर एक हमने डॉटेड लाइन, उसके नीचे भी डॉटेड लाइन है, यानी ±5% का डेविएशन मैंने लिया है इसमें। आप प्लस माइनस किसी बुक में +2% का डेविएशन भी परमिसिबल है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो डेविएशन है, जो आपका जो स्टैंडर्ड वैल्यू, जो स्टैंडर्ड सिग्नल 1 है, जो स्टेप इनपुट है, इससे ±2% से लेकर के 5% तक का टॉलरेंस आप जो है एप्लीकेबल है, इससे ज़्यादा का नहीं कर सकते आप जो है ये। तो ठीक है, अब सीधे मैं डेफिनेशन पर आ जाता हूँ कि आपका हमारा डिले टाइम क्या है। देखिए इस ग्राफ में देखिए, ये जो दिखाई ग्राफ आपको सबको दिखाई दे रहा है ग्राफ ना ये? ये देखो, ये हमने क्या लिखा है, ये हमने क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या जो जहाँ मेरी यहाँ ये है, मैं ये जहाँ पे ये है, क्या है ये, क्या दिखाई दे रहा है आपको? TD दिखाई दे रहा है ना, स्मॉल t ऑफ d दिखाई दे रहा है ना? अच्छा, तो यही हाँ 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 हाँ, उसके बाद क्या है, TR है, चलो ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद क्या है, TP है, और उसके बाद क्या है, ये TS है।
बस यही आपका है जो जो डेफिनेशन है, ग्राफ देख करके भी डिफाइन कर सकते हो कि ट्रांजिएंट रिस्पांस में, ट्रांजिएंट टाइम रिस्पांस में टी डी मीन्स डिले टाइम, टी आर मीन्स राइज टाइम, टी पी मीन्स पीक टाइम एंड टी एस मीन्स सेटलिंग टाइम। यही आपके कोर्स में हालांकि 3 ही इसमें लिखा था, मैंने देखा था जिस सिलेबस में यही है, डिले टाइम, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, लेकिन पूरा ग्राफ देख लो ये। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि डिले टाइम क्या होता है। बता सकते हो डिले टाइम क्या हो सकता है बिना उस डेफिनेशन को देखे हुए? यार देखे हो दिखाई दे रहा है डिले टाइम जो दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ तक जो ये है, ये यहाँ से लेकर के यही तो है। यानी टी डी एक ऐसा टाइम है जिस पर आउटपुट अपने फाइनल वैल्यू का 50% यानी 0.5 हो जा रहा है। वही हुआ कि नहीं हुआ? ये वही है ना। यानी जो आपका जो डिले टाइम है टी डी जो दिखाई दे रहा है, ये अपने फाइनल वैल्यू का 0.5 आधा हो जाए यानी 50% हो जाए। मीन्स डिले टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स to reach half of its final value from zero instant. It is denoted by the letter TD. That's all. Definition है ये उसकी। तो डिले टाइम हो गया ना, यानी एक ऐसा टाइम जिसमें कि सिस्टम का रिस्पांस अपने फाइनल वैल्यू का 50% है, आधा हो जाए, ये कहलाता है डिले टाइम कहलाता है। दूसरा है राइज टाइम, जिसमें हमने लिखा है टी आर देखो टी आर, हाँ 95% हो जाएगा, चलो ठीक है। लेकिन इसको अगर हमने ये 5% टॉलरेंस लिया है ना, राइज टाइम टॉलरेंस हमने 5%, हाँ टॉलरेंस, हाँ चलिए ठीक है टॉलरेंस वही आपको लेते हैं। जैसे मैंने इसमें लिख दिया है कि जो आपका राइज टाइम है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच फ्रॉम 10% to 90%, 10% to 90% और 0 to 100% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। ठीक है ना। 90 देखिए जो 5% है वही तो एरर आ रही है यार, वही तो हम निकाले, स्टेडी स्टेट एरर निकाल रहे हैं। प्लस माइनस 5% जो आ रही है वो स्टेडी स्टेट एरर आ रही है ये। लेकिन जो मैक्सिमम जो हमारा जो रीजनेबल वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 1 होनी चाहिए। लेकिन हमारा टाइम जो राइज टाइम हो सकता है 10% से लेकर के 90% तक हो सकता है, या फिर 0 से लेकर के 100% तक होता है। जनरली हम करते हैं कि हाँ 0 से 10% करते हैं फॉर अंडर डैम्प सिस्टम के लिए करते हैं। जो 0 से 100% जब राइज टाइम होता है तो ये जनरली अंडर डैम्प्ड के लिए है। और अगर 10 से लेकर के 90% है तो ये ओवर डैम्प्ड सिस्टम के लिए ये वैलिड होता है। यानी अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए 0 से 100% मीन्स पूरा यहाँ से यहाँ तक। जैसे एक ग्राफ इसको होते हुए गया, देखिए ध्यान रहे यहाँ से होते हुए गया है, लेकिन उसको यहाँ के बाद आगे नहीं बढ़ना चाहिए था भाई। जैसे सपोज कर लीजिए कि जब आप किसी एमीटर से जब करंट मेजर करते हो, सपोज कर लिया आपने 5 एम्पीयर करंट मेजर करना है तो उसकी वैल्यू आ रही 5, लेकिन कोई जो आपका इंडिकेटर होता है थोड़ी जाके पहले 5 एम्पीयर पे ही जाके स्टेबल हो जाता है, ऐसा नहीं होता ना। कुछ ऐसे होता है, तब जा करके स्टेबल होता है। ये कुछ देर के लिए कुछ टाइम लगता है। तो एक तरह से वो एग्जाम्पल है आपका ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड का। तो यहाँ पर सिस्टम को तो होना चाहिए था 1, लेकिन पहले जो है 0 से जाके आगे बढ़ गया, यहाँ पर हाँ तो बढ़ गया है, ऐसे बढ़ गया है, ऐसे बढ़ गया, होना चाहिए था। फिर लास्ट में ये जो सॉलिड लाइन है इस पर उसको होना चाहिए था, लेकिन इस पर ये आता नहीं, कुछ ना कुछ एरर ज़रूर रहती है। वही स्टेडी स्टेट एरर हमने निकाला था जो हमने लास्ट स्टडी देखा था। स्टेडी स्टेट एरर वही था ये कि जब सिस्टम में हम स्टेप सिग्नल देंगे तब कितना होगा, और रैम्प देंगे तब कितना होगा, पैराबोलिक देंगे तब कितना होगा। तो जनरली 0 से 100% जो राइज टाइम होता है वो अंडर डैम्प सिस्टम के लिए होता है, और 0 से 90% जो होता है ये ओवर डैम्प्ड सिस्टम के लिए होता है। ये इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, इसी से आप लोगों को हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं बढ़ना है। अच्छा, अब एक सेटलिंग टाइम है। सेटलिंग टाइम दिखाई दे रहा होगा, देखो सेटलिंग टाइम ऐसे ग्राफ हमने साथ में किया है। ये जो हमारा है ये सेटलिंग टाइम यही है ना। तो सेटलिंग टाइम कौन सा हुआ? जब हमारी स्टेडी स्टेट ग्राफ में पहुंच गई है, यानी जो ग्राफ का जो चेंज होने का, देखिए एक ट्रांजिएंट मीन्स कि किसी भी कम ज़्यादा, कभी कम कभी थोड़ा कम, कभी थोड़ा ज़्यादा, कभी कम थोड़ा और ज़्यादा, उससे कम, ये सब एक तरह से पैटर्न लगातार चेंज हो रहा है। यानी देखिए ये जो पीक दिखाई दे रही है कुछ ज़्यादा पीक है, ये पीक थोड़ी सी कम ऊंचाई का है, ये पीक और कम ऊंचाई का, ये पीक कम ऊंचाई का है। यानी पैटर्न हमेशा चेंज हो रहा है। लेकिन ये कुछ समय के बाद जा करके चाहे 1 पे स्टेबल हो जाए, चाहे जा करके इस पे थोड़ा नीचे हो जाए, या चाहे थोड़ा सा ऊपर हो जाए। जब चेंज होने का पैटर्न एक जैसा होता है उसी को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट एरर। यानी अब उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो चेंज होना था
हो चुका, अब उसकी वैल्यू हमारी कांस्टेंट हो गई है। तो सेटलिंग टाइम जो होता है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम टू रीच द स्टेडी स्टेट विद इन द स्पेसिफाइड टॉलरेंस बैंड अराउंड द फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू जो होनी चाहिए हमारी 1 होनी चाहिए, लेकिन स्पेसिफाइड टाइम जो टॉलरेंस है प्लस माइनस 5% का है, कभी 2% का भी होता है, 2 से 5% तक ही वैलिड परमिसिबल होता है ये। तो इसमें जो टॉलरेंस होता है 2 से 5% तक ही पैलेबल होता है। और ध्यान रहे कि टाइम सेटलिंग टाइम फॉर ए सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम इज अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स। ये उसका एक फीचर है, यानी जो सेटलिंग टाइम होता है सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के लिए टाइम कांस्टेंट का 4 टाइम होता है। ये ध्यान रहे, ये थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इसको भी क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है। ये यानी सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू 4 टाइम्स द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। देखिए टाइम कांस्टेंट आपको पढ़ा होगा, बार बार मैं बता रहा हूँ मैं, टाइम कांस्टेंट जो टी होता है RC होता है, R इंटू सी, यानी R रजिस्टेंस है, C कैपेसिटेंस है, और यह दूसरा होता है L अपान R, L इंडक्टेंस है और R जो है हमारा रजिस्टेंस है ये। अब दूसरा जो है एक लास्ट में पीक टाइम है, हालांकि पीक टाइम आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन देख लीजिए पीक टाइम। पीक टाइम कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ये TP लिखा हुआ ना, दिखाई दे रहा है TP, ये TP है। तो TP कैसे डिफाइन करोगे कि TP इज द टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू रीच द फर्स्ट पीक, यानी फर्स्ट पीक यानी हाईएस्ट पीक पे जो पहुंचे उसको जो टाइम लगता है। भाई देखो ये भी पीक है, ये भी पीक है, ये भी तो पीक है ना, ये भी पीक है, ये भी पीक है, लेकिन जो फर्स्ट हाँ वही जो ज़्यादा है, हाँ बस इसी को बोलते हैं पीक टाइम। यानी इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच द पीक ऑफ द फर्स्ट टाइम। जो फर्स्ट टाइम पीक पहुंचा है उसके पहुंचने में जितना टाइम लगा है तो वही कहलाता है हमारा पीक टाइम, TP जो है। इसमें एक टर्म और देख लीजिए, क्योंकि जनरली ये सब कोर्स में नहीं होता लेकिन तब भी पूछ लिया जाता है, पीक ओवरशूट। पीक ओवरशूट देखिए, ये इसको अब यहाँ देखिए MP लिखा कि नहीं लिखा MP, तो समझ गए होगी, यही हमारा जो है पीक ओवरशूट यही है। यानी जो नॉर्मल वैल्यू थी हमारी, जो स्पेसिफाइड वैल्यू थी, इससे जो फर्स्ट वीक में जो हमारी डिस्टेंस है, इसी को हम बोलते हैं ये पीक ओवरशूट। मीन्स पीक ओवरशूट इज डिफाइंड एज द डेविएशन ऑफ द रिस्पॉन्स एट पीक टाइम फ्रॉम द फाइनल वैल्यू ऑफ ए रिस्पॉन्स। इट इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम ओवरशूट। इसको मैक्सिमम ओवरशूट भी कहते हैं, ध्यान रहे, इसको नोट कर लीजिएगा कि पीक ओवरशूट इज ऑल्सो कॉल्ड द मैक्सिमम ओवरशूट है। तो ठीक है, थोड़ा सा आज जो है इतना रहने दीजिए, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा इसको। और कोई बुक आप लोग देख रहे हो तो सबसे अच्छी किताब आपको लगेगी इंडियन बुक्स में नागराथ एंड गोपाल की है। और अगर इजी लैंग्वेज में है तो एक किताब हम लोग को अभी भी याद आ रही, अशफाक हुसैन एक राइटर थे, उनकी भी लिखी हुई एक किताब है ये, उसको भी देख सकते हैं। हाँ थोड़ा सा फिर से बता दीजिए। कौन सा? पीक वर्सो जो बाद में बताएं। पीक देखो ग्राफ दिखाई दे रहा है ना, पीक है, देखो पीक, जो पीक टाइम दिखाई दे मीन्स इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द फर्स्ट पीक, बस फर्स्ट पीक या पीक इन द फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम। भाई यही बात, फर्स्ट टाइम यही तो पीक हो रहा है, यही पीक हो रहा है ना, बस यही हमारा पीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा ये पीक हो गया है। इसकी कोई लिमिट नहीं हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे हमने कहा तो ये ग्राफ हो सकता है। ये पीक टाइम आप जरा उसका देखो, आप अगर कभी आपने एक्चुअल में प्रैक्टिकल किया है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हुए, वोल्ट मीटर, एमीटर, पावर फैक्टर मीटर, ये जब भी आपको मैं ये कोई अगर सपोज के लिए 10 एम्पियर करंट मेजर करनी है तो जो उसका इंडिकेटर होता है, अब मैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो जो उसका जो इंडिकेटर होता है, यानी उसका जो सुई होती है, पहली बार थोड़ी जाके थोड़ी 10 एम्पियर पे हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, पहले हो सकता है 10 पे, हाँ नहीं, धीरे धीरे बहुत क्रिटिकली डैम्प्ड होती है, बहुत ही ऐसे होती है, ऐसे करता है, बाद में जाकर के फाइनल जाकर तब जाकर 10 पे आती है, कभी कम कभी थोड़ा ज़्यादा, कभी कम थोड़ा ज़्यादा, ऐसे होता है। वही सेम सिचुएशन यहाँ पर है। तो फर्स्ट पीक में जानी, जैसे 10 एम्पियर करंट मेजर करना था आपको, लेकिन इंडिकेटर उसका पहले पहुँचेगा, हो सकता है 15 या 16 पे पहुँच जाए, होना चाहिए 10 लेकिन पहुँच, हाँ फिर 16 से फिर 13 14 तब जाके 10 पे आएगा ये। तो जो फर्स्ट टाइम जो जितना लगेगा उसको पहुंचने में, वही हमारा कहलाता है पीक टाइम। TP जो आपका है वो पीक टाइम कहलाता है। और ओवरशूट जो कहलाता है, मैक्सिमम ओवरशूट या पीक ओवरशूट जो कहलाता है, जो MP है, देखिए नॉर्मल वैल्यू से, यहाँ देखिए नॉर्मल वैल्यू हमारी यही थी, जो हमने हमारी जो लाइन है, ये
ये लाइन है, ये सॉलिड लाइन है, इससे यहाँ तक का जो ऊंचाई है ये जो है यही हमारा है एक तरह से पीक ओवरशूट कहलाता है। इसको हम मैक्सिमम ओवरशूट भी कहते हैं। वैसे ये कोर्स में आपके बस 3 ही आपके सिलेबस में लिखा हुआ था, राइज टाइम, डिले टाइम, राइज टाइम एंड सेटलिंग टाइम। तो पीक टाइम बता दिया गया, इतना पढ़ लीजिएगा, फिर कल हम उसको देखते हैं, और कल टाइम रहेगा तो कल एक आधा और मैं देखता हूँ।